अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिस पर आज आपसे मैं बात करूंगी। पहली बात तो ये है कि पीडीएम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस्तीफ़े अरकान के मंजूर किए हैं, जिनकी तादाद पहले 35, पहले 11, फिर 35, फिर 35, तो अब काफ़ी हद तक उनके आप कह लें कि मेंबर्स उन्होंने कम कर दिए असेंबली के। तो उसके बाद ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़ी बगलें बजा रहे हैं वो, जैसे कि वो बड़े कामयाब हो गए और उन्होंने पीटीआई का वो मंसूबा जो कि वो कौमी असेंबली में वापसी का बना रहे थे और उस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब को कोई टफ टाइम देने का इरादा रखते थे, पीडीएम का ख्याल ये है कि उन्होंने वो खाक में मिला दिया। क्या वाकई ऐसा है? क्या इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं या फिर पीडीएम ने खुद बंद गली में बंद कर दिया है? इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो अभी तक सिचुएशन है उसके मुताबिक पीएमएलएन के कितने रहनुमा पार्टी छोड़ने वाले हैं और कौन कौन से रहनुमा पार्टी छोड़कर किस किस जमात में जाएंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा जिक्र ये भी करेंगे कि आखिर जो ये सारा क्राइसिस है ये एंड कैसे होगा, इसका क्या नज़र आ रहा है, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात हो जाए कि चाल बड़ी चली गई अपनी तरफ से और कहा गया कि जनाब जब इमरान खान साहब ने इंदिया दिया और कहा कि जी हम वापस आ सकते हैं, तो असल मकसद इमरान खान साहब का यही था कि जब ये वापस आएंगे तो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब अगर उसमें नाकाम रहते हैं तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा वज़ीर आज़म का, और रन ऑफ इलेक्शन के लिए 172 अराकीन की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर दोनों में से कोई भी उम्मीदवार या तीनों में से कोई भी उम्मीदवार रन ऑफ इलेक्शन में 172 मेंबर्स ना ले सके, वोट ना ले सके, तो फिर जिसकी भी सादा मेजॉरिटी होती है वही वज़ीर आज़म बन जाता है। तो इस सूरत में इस बात का चांस था कि पीटीआई इसमें मैदान मार सकती है और अपना वज़ीर आज़म भी बनवा सकती है। अगरचे ये बहुत दूर की बात थी, बड़े इफ्स एंड बट्स थे इसमें, लेकिन पीडीएम इस बात से इतना घबरा गई कि कहीं वाकई ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि उन्होंने जल्दबाजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए। और वो इस्तीफ़े जिनके ऊपर वो ये कहते थे कि जनाब हम सबको बुला के पूरे कानून के मुताबिक जो है वो इस्तीफ़े उनकी तस्दीक के बाद मंजूर करेंगे, अपने ही यू टर्न ले लिया उन्होंने मौक़िफ़ से, और उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और अब दूसरे मरहले में मज़ीद 35 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पीडीएम ने बड़ी कामयाब चाल चली है और पीटीआई का कौमी असम्बली में रास्ता बंद कर दिया, और इस तरह से आम इंतखाबात के लिए जो एक चाल चलने वाले थे इमरान खान साहब, उस चाल को चलने से पहले ही नाकाम बना दिया। क्योंकि इमरान खान साहब का मानना ये था कि अगर वो अपना वज़ीर आज़म बनवा सकते इसी असम्बली से, तो उसके बाद वो वही काम करता जो परवेज़ इलाही साहब ने किया, यानी कौमी असम्बली तहलील कर दी जाती। लेकिन इससे पहले ही पीडीएम ने उनके इस्तीफ़े मंजूर करके उनके अरकान कम कर दिए। तो इस तरह अब ना तो वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करा सकते हैं, ना ही एतमाद के वोट लेने की सूरत में रन ऑफ इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो पीडीएम इस बात पर बड़ी खुश है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब का वापसी का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया। लेकिन क्या यही हकीकत है? इसको देखने का एक दूसरा एंगल भी है नाज़रीन। एक तो एंगल ये है कि इमरान खान साहब ने एक तरह से देखा जाए तो इस्तीफ़े मंजूर खुद ही करवा लिए, यानी वो इस्तीफ़े जो वो इतनी देर से कह रहे थे कि एक साथ मंजूर कर लें और ये लोग नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब ने वापसी का एक ऐसा इंदिया दिया, झूठा या सच्चा, लेकिन बहरहाल दिया, तो उसके बाद फ़ौरन वो इस्तीफ़े मंजूर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि वो जो काम बड़े दिनों से लटका हुआ था वो खान साहब ने एक झटके में ही इनसे खुद करवा लिया, और ऐसे करवाया कि उसके बाद इन्हें मालूम भी नहीं पड़ा कि ये वही काम कर गए हैं जो इमरान खान साहब इन्हें करने के लिए कह रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद इमरान खान साहब अब असेंबली की तहलील को मुमकिन नहीं बना सकेंगे, और क्या ये वाकई ही पीडीएम की कोई फतह है? मैं इस बात के बारे में तो नहीं कह सकती कि इमरान खान साहब क्या इस असेंबली में वापसी आके ही इसको तहलील मुमकिन बनाते हैं या वैसे ही कोई बैकडोर मामलात इस तरह के तय हो जाएंगे। लेकिन मेरा इससे बड़ा मौक़िफ़ ये है कि जो माशी सूरत हाल है बेसिकली वो डिसाइड करेगी कि ये असेंबली सूबाई असेंबलियों के साथ ही इलेक्शन में जाएगी या फिर इस असेंबली के जो कौमी असेंबली के इंतखाबात हैं वो अलग होंगे और जो सूबाई असेंबलियाँ उनके इंतखाबात अलग होंगे। तो मेरा ख्याल है ये डिसाइड करेगा, जो सियासी मंजरनामे के बजाय माशी मंजरनामा है वो ये डिसाइड करेगा। इस वक्त पाकिस्तान में शदीद क़िल्लत है डॉलर्स की, पेट्रोल का बहरान जन्म ले चुका है और इसके साथ साथ दवाइयों का बहरान भी जन्म लेने वाला है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ 2 दिन का खाम माल बाकी रह गया है जिनसे दवाइयाँ बन सकती हैं, और उनकी भी एलसीज बंद हैं। पेट्रोल की एलसीज भी बंद होने के बाद ऐसी ही सूरत हाल का सामना हो रहा है और आगे भी चलकर लग रहा है कि मामलात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। हो सकता है खुदा न खास्ता
अगले महीने तक ये सूरत हाल हो, अगर कहीं से पैसे ना मिले तो, कि आपके पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे बाकी ना बचें, तो इस सूरत में क्या फिर आप यहाँ पर असेंबली और हुकूमत बचा रहे होंगे या लोग आपके गिरेबान पकड़ रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस बात का फैसला कि कौमी असेंबली तहलील होगी, एक रोड मैप का ऐलान होगा, इसका फैसला माशी सूरत हाल करेगी, ना कि इनके सियासी शातिराना फैसले। जहाँ तक ये बात है कि खान साहब कामयाब हुए या PDM, ये बात सही है कि अगर हम गिनने बैठें तो हम कह सकते हैं कि खान साहब जितने भी मुतालबे कर रहे थे, शायद उनमें से कोई मुतालबा भी मनवाने में कामयाब नहीं हो सके। ना ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा सके, ना ही वो कानून साजी रोक सके नैब के ऊपर, ना ही वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगा सके, और ना ही वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा मनवा सके। हर मुतालबा उनका हमें यही नज़र आया कि PDM ने नाकाम बना दिया और उस पर कोई भी वो कामयाबी हासिल ना कर सके। लेकिन दूसरी सूरत में क्या PDM ने उनकी मकबूलियत कम कर ली? हर 1-2 महीने बाद PDM का ख्याल ये था कि जनाब अभी ये लहर उठी हुई है, खान साहब की मकबूलियत की खुद ही ख़त्म हो जाएगी और फिर हम आगे चले जाएंगे इंतखाबात में। लेकिन ऐसे ही करते करते 9-10 महीने गुजर गए, खान साहब की मकबूलियत पहले से बढ़ती चली गई। अब PDM ये आस लगाए बैठी है कि हम खान साहब को नाअहल करवा देंगे तो उससे उनकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ जाएगी। फिर PDM ये सोचती है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उससे उनकी मकबूलियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वो काम होगा जो नवाज शरीफ साहब जिससे जान बचा के लंदन में बैठे हैं, यानी वो जेल नहीं जाना चाहते। और अगर खान साहब को ये गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजते हैं तो फिर तो उनकी मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और रिएक्शन में लोग वोट देंगे। याद रखिए, हमेशा लोग रिएक्शन में वोट ज़्यादा देते हैं, जैसे कि हमने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में देखा कि लोगों ने बाहर निकले और वोट दिया, रिएक्शन में वोट दिया, गुस्से में वोट दिया। तो अगर मज़ीद ये उनके साथ वक्फे से कोई ना कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो उतना ही उनका वोटर सपोर्टर ज़्यादा रिएक्ट करेगा और बाहर निकल के वोट देगा, और इस तरह उनकी मकबूलियत मज़ीद पहले से बढ़ती चली जाएगी। और ऑप्टिक्स में भी यही नज़र आएगा कि एक बंदा खड़ा रहा और बाकी जो सियासतदान थे वो सब उसके ऊपर मुख्तलिफ अतराफ़ से हमले करते रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको गिराने की कोशिश करते रहे। और सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम ही उसके ख़िलाफ़ हो गया। और ये एक नेचुरल सी बात है कि जब लोग अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखेंगे तो वो अल्टीमेटली इमरान खान की तरफ ज़्यादा माइल होंगे बजाय इसके कि वो PDM की तरफ जाएं। तो फिर इस तरह से PDM भले अक्टूबर में इलेक्शन में जाए तो फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सियासी तौर पर ये कह तो सकेंगे कि देखें जी, हमने कहा था हम नहीं इलेक्शन देंगे तो हमने वही किया, लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें क्या होगा उस लेट इलेक्शन का? सिर्फ इतना कि वो बुरी तरह, पहले से भी बुरी तरह से हार जाएंगे। तो बज़ाहिर इसमें अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी कामयाबी है तो फिर ये उनकी नाकामी बनने वाली है, और शायद ये इतनी बुरी तरह से नाकामी बनने वाली है कि जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ होना अभी बाकी है। अक्टूबर तो अभी बहुत दूर है। हमारे मुल्क पे तो 1-2 हफ्ते में ही सिचुएशंस बदल जाती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो इकॉनमी का क्राइसिस है वो ख़ुद इटसेल्फ इतना बड़ा हो चुका है कि इसके ऊपर नज़र सर्फ करना बिल्कुल बेवकूफ़ाना होगा। इसके साथ साथ PMLN में अब एक रेजिस्टेंस जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब मरियम नवाज साहिबा वापस तशरीफ़ ला रही हैं एक नए बयानिए के साथ, और वो बताएंगी कि हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं फिर से, और मुल्क में इस हाल तक जो मुल्क पहुंचा है उसमें सारा किरदार बाजवा साहब का था। लेकिन ये सब चीज़ें क्या लोग मानने के लिए तैयार होंगे? मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप जब उनकी मदद से ही आके इक़्तिदार में बैठे हैं और उन्हीं के तुफ़ैल आपने अपने तमाम केसेस भी ख़त्म कर डाले हैं, तो कौन इस बात पे एतबार करेगा कि आप बाजवा साहब के साथ डील करके नहीं आए, या फिर ये कि इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार बाजवा साहब हैं? खैर वो तो लोग मान ही रहे हैं, लेकिन वो इमरान साहब के मौक़िफ़ की वजह से तो मान सकते हैं, PMLN के मौक़िफ़ का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ PMLN को मरियम नवाज़ के सुपुर्द कर देना ख़ुद PMLN के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है। बहुत से रहनुमा नाराज़ हैं। सबसे पहली आवाज़ उठाई थी मिफ्ता इस्माइल साहब ने, कि जिनको ह्यूमिलिएट किया गया और उनको पार्टी ने जिस तरह से कॉर्नर किया और जिस तरह से उन्हें अलहदा करके उन पर तनकीद की गई, ये यकीनन पार्टी की तरफ से उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी। और मिफ्ता साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। दूसरी जो आवाज़ आई वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की थी, जिन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि जो सियासत मौरूसी सियासत है पार्टी की, वो किसी तौर भी जमहूरियत का हुस्न नहीं कहा जा सकता उसे, ये सिर्फ एक चिचक ज़दा जमहूरियत है। और उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया कि वो इस बात के लिए खुश नहीं है कि जब जेलें वो काटें, गिरफ्तारियां वो दें, जिद्दोजहद वो करें, मारे वो खाएं, लेकिन लीडर
مریم نواز صاحبہ بن جائیں, لیڈر جنید صفدر صاحب بن جائیں, لیڈر صفدر صاحب بن جائیں, یا پھر لیڈر آگے آگے چل کے حمزہ شہباز بن جائیں, تو اب وہ بھی اس بات پر بے چین نظر آئے. تیسری آواز شاہد خاقان عباسی کی تھی, وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے انڈر کام کرنے میں اتنے خوش نہیں ہیں. انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ موروثی سیاست ان تمام سینئر سیاستدانوں کا ایک حق مار رہی ہے, ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. اور جو ایک اور آواز آئی وہ ملک احمد خان صاحب کی تھی, جو کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں شریف فیملی کے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے بھی, اور جو بڑا بڑھ چڑھ کر سپورٹ بھی کرتے ہیں. ایک تقریب میں جب ان سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیوں پارٹی کے خلاف جاؤں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا حال بھی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا ہو, جب ان سے یہ موروثی سیاست کے اوپر سوال کیا گیا. اسی طرح جب مفتاح سے سلیمان شہباز کی ٹویٹ کے بارے میں پوچھا گیا, سلیمان شہباز جو کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے, انہوں نے ایک ٹویٹ میں مفتاح صاحب کو جوکر کہہ دیا. تو اس پر جب ان کا ریاکشن لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بڑے انہوں نے محتاط انداز میں اس پر تنقید کی, لیکن وہ اس پر بہت نالا نظر آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک مناسب طریقہ نہیں تھا تنقید کرنے کا, اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چلو لیڈر تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لے, تنقید بھی کر لے تو کوئی بات نہیں, لیکن کیا لیڈروں کے بچے جو کہ سیاستدان بھی نہیں ہیں وہ بھی اٹھ کر جس کا دل چاہے گا جو مرضی کہہ دے گا؟ تو وہ اس بات سے بہت ہرٹ نظر آئے. چودھری نثار کے بعد یہ 5-6 بڑے لیڈران پی ایم ایل این کے بے چین ہیں اور خفا نظر آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کے خلاف اتنی آواز اٹھائیں گے کہ پارٹی چھوڑ دیں گے یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں گے؟ تو اس کا جواب میری نظر میں تو فی الحال نو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان وہ سیاستدان ہیں جو ایک حد سے زیادہ بڑھ کر پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, اور کسی بھی پارٹی میں اب جانا ان کے لیے خود بڑا مشکل ہوگا. یعنی اگر یہ لوگ ساری زندگی پیپلز پارٹی کے خلاف جدوجہد کرتے رہے ہیں تو یہ کیسے اب اس کا حصہ بن جائیں؟ پی ٹی آئی کے خلاف بولتے رہے, عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے رہے, تو کیسے پی ٹی آئی انہیں گلے لگا لے گی؟ تو ان کو بھی پتا ہے کہ اب ان کی سیاست بھلے اچھی بھلے بری جیسے بھی ہے, اگر سیاست کرنی ہے تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی جڑی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اس وقت پورا چارجڈ ماحول ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک نظریے کی جنگ چل رہی ہے, اس میں یا تو پرو عمران ہیں آپ یا پھر اینٹی عمران ہیں. تو ایسی صورتحال میں اتنی چارج سیاست میں اگر آپ انڈیپینڈنٹلی بھی سیاست کرنا چاہیں تو آپ کی اس طرح کی حیثیت نہیں ہوتی. لوگ آپ کو یا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے, یا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. لیکن انڈیپینڈنٹ سیاست کا اس وقت کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, کم از کم اس سینیریو میں. تو اگر یہ پی ایم ایل این کے رہنما یہ سوچیں کہ ہم کئی اور پارٹی تو جوائن نہیں کرتے لیکن ہم انڈیپینڈنٹلی سیاست کر لیں گے, الیکشن لڑ لیں گے, تو اس میں بھی ان کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آئے گا. تو الٹیمیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے, تھوڑی بہت تنقید کر دیں گے اور اپنے آپ کی ایک تشخص اور ایک آئیڈینٹی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن اسی تنخواہ میں اسی شریف فیملی کے غلام بن کر یہیں پر کام کرتے رہیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کچھ اور فی الحال نہ تو سوٹ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح سے ان کی ایکسیپٹنس کہیں اور نظر آ رہی ہے. لیکن یہ چیز یہ ضرور ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جو چھوٹا چھوٹا ایک بھونچال سا ہے, آہستہ آہستہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی بڑا طوفان بھی بن سکتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر جی موروثی سیاست ہے, اس میں یہی نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں مریم صاحبہ اب جو نیا بیانیہ تراش خراش کر کے لے کے آ رہی ہیں وہ کتنا کامیاب ان کے لیے ہوتا ہے, اور وہ کتنی ایفیکٹو کیمپین چلاتی ہیں پنجاب میں آ کر, اور کیا واقعی یہاں پہ کوئی سرپرائز دینے میں کامیاب ہوتی ہیں پی ٹی آئی کو یا نہیں, اس کے امکان ہمیں کم نظر آتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.